हाय एवरीवन। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। हर टॉपिक से हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिया है जो आज के वीडियो में हम 100 एमसीक्यू करेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। जिनका भी पेपर 20 जून को है, 20 जून से पहले आप इस वीडियो को देखकर ही जाना अपने एग्जाम देने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का एमसीक्यू और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। हर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज आप यहाँ देख सकते हैं जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका द नेचर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड टॉपिक से कॉग्निटिव लर्निंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग। ये 5 टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में मनोव्यवहार के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी आप केवल वर्ड देखोगे पहले उसे आप कट कर देना। कभी भी आपका केवल वर्ड राइट आंसर नहीं हो सकता है जब तक आपसे नेगेटिव ना पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव व्यवहार की समग्रता का अध्ययन करना, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव को व्यवहारों को विकास में महत्वपूर्ण मानता है? पहला ऑप्शन है जैविक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी है व्यवहारवादी सिद्धांत। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोविकास के किस चरण में पहचान संकट का सामना किया जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको बताना है कि जीन और पर्यावरण के संबंध को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो आपका जीन्स होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रकृति और पालन। तो आपका पहला ही राइट आंसर होगा क्योंकि जो आपका प्रकृति वो आपका नेचुरल हो गया और जो आपका पालन हो गया वो आपका नेचर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, जिन्होंने 4 स्टेप बताए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण, जॉन वाटसन व्यवहारवाद के जनक और एरिक एरिक्सन ने 2 फैक्टर थ्योरी के सिद्धांत दिए थे। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव व्यवहार के मूल्यांकन की भूमिका को किस सिद्धांत को महत्व दिया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक सिद्धांत, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सिद्धांत के अनुसार बर्ताव को सकारात्मक और नकारात्मक उन्मूलन के माध्यम से समझाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण, मानवतावादी या ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जॉन वाटसन, एरिक एरिक्सन, कॉल रोजर्स या ऑप्शन डी है एब्राहम मास्लो। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन। कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को इफेक्ट करता है? शिक्षा, सामाजिक संपर्क, पोषण या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिद्धांत में मास्लो की आवश्यकता श्रेणीबद्धता को शामिल किया जाता है?
संज्ञानात्मक सिद्धांत, जैविक, व्यवहारवादी या ऑप्शन डी है मानवतावादी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बुद्धि का सबसे प्रमुख रूप के मापने वाला परीक्षण कौन सा है। पहला ऑप्शन है रोसार्क परीक्षण, वैक्सलर बुद्धि स्केल या ऑप्शन सी है मिनेसोटा बहुफेसिक व्यक्तित्व परीक्षण या ऑप्शन डी थ्रोस्टोन प्राथमिक मानसिक क्षमताएं परीक्षण। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखिएगा क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा वैक्सलर बुद्धि स्केल। क्वेश्चन नंबर 12 मनोवैज्ञानिक अनुकूलन किसका एक उदाहरण माना जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, मानसिक, सांस्कृतिक या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 किस सिद्धांत में अनुभूति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है जैविक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है मानवतावादी। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मानव व्यवहार के अध्ययन में प्रतिक्रिया का अनुकूलन क्या कहलाता है। सकारात्मक, नकारात्मक, बर्ताव का समायोजन या ऑप्शन डी है विचार प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बर्ताव का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा दृष्टिकोण मानव विकास के चरणों में विभाजित करता है। पहला ऑप्शन है निरंतरता सिद्धांत, चरण सिद्धांत, समरूपता या ऑप्शन डी है विभेदक। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चरण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में समूह परीक्षण का क्या अर्थ होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए कि समूह परीक्षण का अर्थ क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समूह का सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन बी। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में सामाजिक संपर्क के महत्व को मानता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक शिक्षण या ऑप्शन डी है जैविक सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लास्ट स्टेज पे ये सारे क्वेश्चन मिक्स करके बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा इसमें एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो काफ़ी आसान हो। मैंने क्वेश्चन को काफ़ी मॉडरेट रखा है जो आपके एग्जाम के लेवल को मैच कर पाए। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पहले देखा भी नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि एग्जाम से पहले ये सारे 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्राथमिकता विकास का किसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 19 किस दृष्टिकोण में बच्चे को सीखने की क्षमता को प्रबल प्रभाव माना गया है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, जैविक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मानव विकास के किस सिद्धांत में चरणों की सार्वभौमिकता को माना गया है। पहला ऑप्शन है जैविक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक सापेक्षिकता सिद्धांत। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होगा क्योंकि हर हर टॉपिक से हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपके टोटल 5 टॉपिक्स है तो इसका मतलब 20 इंटू 5 100 एमसीक्यू होंगे। तो यहाँ से आपका अलग टॉपिक होगा। पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग का मुख्य कार्य स्मृति से संबंधित होता है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आपसे सवाल ये पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस या ऑप्शन डी है थैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस आपके बचपन में आपके माइंड में डेवलप नहीं हो रहता है जिसकी वजह से आप बचपन की कोई बातें याद नहीं कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 2 से 3 साल में आपने क्या क्या किया था आपको याद नहीं होगा क्योंकि बच्चे जब होते हैं उनके अंदर हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर हिप्पोकैम्पस डेवलप होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप जैसे बूढ़े हो गए फिर से आपका हिप्पोकैम्पस जो होगा वो खत्म होने लगेगा। इस वजह से आप बचपन की बातें याद नहीं कर पाते और बहुत
ऐसे एज होते हैं जो बुढ़ापे में आते-आते आपके अंदर हिप्पोकैम्प्स खत्म हो जाती है, फिर से आपको याददाश्त को सेव करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा हिप्पोकैम्प्स। ऑलरेडी मैंने इस चारों पार्ट को एनसीईआरटी के वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में हर पॉइंट को मैंने काफ़ी क्लियर समझाया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, एग्ज़ाम से पहले क्लास 11, क्लास 12 का एनसीईआरटी वीडियो चैप्टर वाइज़ आप ज़रूर कंप्लीट करके जाना। अगर आप डेली 3 घंटे भी टाइम देते हो तो आपको ओवरऑल क्लास 11 खत्म कर सकते हो 3 से 4 घंटे में, और क्लास 12 भी 3 से 4 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर दोगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 28 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन-सा शामिल है? स्थिरता, चयनात्मकता, विकर्षण या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज़। तो याद रखिए क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सेलेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23, इमोशन और निर्णय लेने में कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपने देखा होगा जब आपका इमोशन होता है और आप जब डिसीजन लेते हो तो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है कौन सा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। प्रमस्तिष्क, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। 100% चांस ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोडिंग के किस प्रकार का उपयोग लंबे समय की स्मृति में किया जाता है? पहला ऑप्शन है श्रवण कोडिंग, दृश्य कोडिंग, सेमांटिक कोडिंग या ऑप्शन डी है मोटर कोडिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेमांटिक कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की स्मृति में जानकारियों को थोड़े समय के लिए संग्रहित किया जाता है? दीर्घकालिक, संवेगात्मक, कार्य स्मृति या ऑप्शन डी है अल्पकालिक। तो मैंने जस्ट आपको 1 से 2 दिन पहले बताया था कि ऐसे मेमोरी हम शॉर्ट टर्म में जैसे कि 30 से 40 सेकंड को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं अल्पकालिक स्मृति, जो कि थोड़े टाइम के लिए जानकारी को हम स्टोर करते हैं अपने माइंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रक्रिया में नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है? मतलब ऑलरेडी आपके स्कीमा में ऑलरेडी एक नॉलेज भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस नॉलेज में आपको ऐड करना है, तो उसे आप क्या कहोगे? कंप्रेशन, एनकोडिंग, रिट्रीवल या ऑप्शन डी है डिकोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी एक संज्ञानात्मक विकृति है? पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति, विभाजन, गैर मौखिक संचार या ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पौलाव के प्रयोग में घंटी की ध्वनि किस प्रकार का प्रक्रम करती है? अव्यक्त उत्तेजक, शर्तबद्ध उत्तेजक, अप्रत्याशित उत्तेजक या ऑप्शन डी है प्रतिक्रियाशील उत्तेजक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा भाषा की उत्पत्ति हो चाहे आपका डेवलपमेंट का अध्ययन, ये सब कुछ आपके भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी। स्मृति सुधारने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तकनीक उपयोग हो सकती है? पहला ऑप्शन है स्थानिक स्मृति, ऑप्शन बी है शाब्दिक या ऑप्शन सी है मेमोनिक्स। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यकारी कार्य है? पहला ऑप्शन है ध्यान का नियंत्रण, डिसीजन लेना, समस्या हल करना या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का परीक्षण बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू और ए क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आई क्यू। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा समस्या हल करने में मदद करती है? पहला ऑप्शन है एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक्स, ट्रायल एंड एरर या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो चारों ऑप्शन आपके प्रॉब्लम सॉल्व में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं।
जैसे कि पहला आपका एल्गोरिदम है, सेकंड आपका ह्यूरिस्टिक्स है जिसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ को खोज करना, और थर्ड है आपका ट्रायल एंड एरर। तो इससे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किस सिद्धांत को दोहरी प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है आपका ध्यान सिद्धांत, ऑप्शन बी है स्मृति सिद्धांत, समस्या समाधान सिद्धांत, या ऑप्शन डी है सोच सिद्धांत। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञानात्मक लोड थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये सवाल आपको नया हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके मध्य प्रदेश में सवाल पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है जॉल सिल्वर, नॉन चॉम्स्की, डैनियल कोमैन, या ऑप्शन डी है बीएफ स्किनर। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान भटकने का सबसे सामान्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, भारी विक्षेप, या ऑप्शन डी है नींद की कमी। तो आपने देखा होगा जब आप अगर आप वीडियो देख रहे हो और सडनली आपका ध्यान भटक जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन 34 से 36 कब आ गया, तो आपका जो ध्यान होता है वो बाहरी विक्षेप पे चलते जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उसकी वजह से आपका ध्यान भटक जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपका ध्यान ना भटके, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर टाइप करते रहते हो तो आपका ध्यान जो होता है आप एक जगह फोकस किए रहते हो, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्लैश बल्ब मेमोरी किस प्रकार की स्मृति मानी जाती है? आपने पढ़ा होगा फ्लैश बल्ब, जो कि क्लास 12 में एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आपको पढ़ाया गया होगा फ्लैश बल्ब के बारे में, जो कि एक इमोशनल स्मृति मानी जाती है। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकार के अध्ययन के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीएटी, पीईटी, एमएमएसई, या ऑप्शन डी है एमआरआई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एमएमएसई। क्वेश्चन नंबर 39, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए इनसाइट का क्या मतलब होता है? इनसाइट यहाँ पर पहली नज़र वाला इनसाइट नहीं है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ा होगा उसकी बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है समस्या का चरणबद्ध हल, समस्या को समझना और अचानक हल खोजना, समस्या को अनदेखा करना, या ऑप्शन डी है समस्या को सुलझाने में दूसरों की मदद लेना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कार्यशील स्मृति का सबसे अच्छा उदाहरण आप किसे मानते हो? बचपन की यादें, वर्तमान में होने वाली गणना, किसी भाषा का व्याकरण, या ऑप्शन डी है बीते हुए घटनाएं। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है? क्या सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, जॉन वी वाटसन ने कहा था, कॉल जंग, या ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपका जॉन वाटसन का है। ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट से एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट को आप कंसीडर कर सकते हो वीवीआई क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन वी वाटसन। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड अपडेट न्यूज़ कोई भी नई वैकेंसी आती है यहाँ पर सब कुछ आपको अपडेट पहले मिल जाता है। कोई भी क्लासेस की पहले नोटिफिकेशन आपको सब कुछ यहाँ पर पब्लिश की जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने चेतन मन की अवधारणा को महत्व दिया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा मनोविश्लेषण जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ऑप्शन सी। बुनियादी प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पिरामिड संरचना का उपयोग करता है? आपका टॉपिक ऑलरेडी चेंज हो चुका है क्योंकि हमने हर टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 मतलब थर्ड टॉपिक से अभी हम सवाल करने वाले हैं। बुनियादी प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पिरामिड संरचना का उपयोग करता है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने देखा होगा मैस्लो का
आवश्यकता का पदानुक्रम जो कि एक पिरामिड संरचना का उपयोग किया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 से 3 दिन पहले भी आपको पिरामिड बताया भी था। एनसीईआरटी में मैंने काफ़ी कंप्लीट आपको डिटेल वीडियो बताया भी है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और पिरामिड आपके मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है, जिसे आप नीड ऑफ थ्योरी बोलते हो, उसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा सिद्धांत ने प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है? संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अधिगम की कौन सी प्रक्रिया स्वाभाविक प्रवृत्ति का उपयोग करती हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग, आलोचनात्मक और संज्ञानात्मक अधिगम। अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका लर्निंग। लर्निंग से आपके एग्जाम में ऑलरेडी मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए भी हैं लर्निंग से, और लर्निंग आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर आप करना। याद रखिएगा क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसने पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताया था। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। ईद, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सिगमंड फ्रॉइड आप टिक आउट कर देना। संज्ञानात्मक विकास के चरणों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मैंने भी ये सवाल कई बार आपको बताया भी है। जीन पियाजे, जिन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 4 स्टेज बताए थे, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। इसे भी आप याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा किसने दी थी, क्योंकि ऑलरेडी कई बार आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा ये सिद्धांत आपके एब्राहम मास्लो ने दी थी, ऑप्शन सी। नीड ऑफ थ्योरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों सिद्धांत के प्रतिपादन आपके एब्राहम मास्लो हैं। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49, मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान और उपचार में कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे आप REBT नाम से जानते हो, किसने विकसित की? आपको ये बताना है। कॉल जॉन्ग, अल्बर्ट एलिस, एरन बेक या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट करना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अल्बर्ट एलिस। यहाँ पे हमने टोटल टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। मतलब अपना दिन का 4 से 5 घंटे इसमें टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आपका पीपीटी तैयार हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी मेरे स्कूल की छुट्टी है, तो जितना टाइम मुझे बच रहा है मेरा, वो सब कुछ आप लोग के लिए टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और मेरी कोशिश है कि आप जितने लोग भी मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबका पेपर क्वालिफ़ाई हो, और साथ में फिर से हम बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0 की तैयारी करें। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट बनाए रखते हो, यकीन मानो जितना अभी मैंने मेहनत किया है स्टेट आपके पास क्वालिफ़ाई करने के लिए, इससे डबल मेहनत और इससे ज़्यादा डबल एफर्ट आप लोग के लिए बीपीएससी क्वालिफ़ाई करने के लिए मैं करूँगा, जिससे आपको बिना ज़्यादा पैसे कम लगाए हुए आपको काफ़ी कम रेट में आपको ऐसा कंटेंट दे पाऊँ जो आपको बीपीएससी 3.4 या 4.0 क्वालिफ़ाई आप आसानी से कर पाओगे। तो बस अपना आप सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीखने का कौन-सा सिद्धांत प्रबलन और दंड का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, आलोचनात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर का दिया गया सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले आंतरिक और एक्सटर्नल कारकों को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसे हम प्रेरणा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मोटिवेशन, एक मोटिवेशन होता है जो कि आप अंदर से खुद को मोटिवेट करते हो, उसे कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। और एक होता है एक्सटर्नल, जो कि आपकी बाहरी दुनिया, जैसे कि कोई आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, जो आपको वीडियो देखकर काफ़ी आप मोटिवेट हो पाते हो। और खुद एक इंसान होता है जो खुद के गरीबों को देखकर, खुद की मजबूरी देखकर, खुद की अंदर की ख्वाहिश, बड़े सपनों को देखकर खुद से इंसान मोटिवेट होता है।
तो आपकी मोटिवेशन 2 तरह का होती है, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं? कहने को तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर टिक आउट करते हैं। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका ना जॉन डेवी का है, ये स्टेटमेंट आपका जीन पियाजे का है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर जॉन डेवी टिक आउट करते हैं, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 54, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मैंने कई बार आपको बताया भी है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। पहला ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, वी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, या ऑप्शन डी है कार्ल रॉजर्स। तो याद रखिएगा, सोशल लर्निंग सिद्धांत आपके एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रयोग बेबी डॉल पे किया था, जिसको मॉडल ऑफ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, मानव व्यक्तित्व के विकास के 8 चरणों की अवधारणा किसने दी है? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, या ऑप्शन डी है एब्राहम मास्लो। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जो एरिक एरिक्सन ने है, उन्होंने मानव व्यक्तित्व के 8 चरण की अवधारणा दी थी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, स्टेरियोटाइप आपने पढ़ा होगा सीटेट में, बीएड में। स्टेरियोटाइप के बारे में आपको बताना है कि रूढ़िबद्धता का अध्ययन किस मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक मनोविज्ञान, क्योंकि स्टेरियोटाइप रूढ़िबद्धता सबसे ज़्यादा आपको समाज में देखने को मिलता है। स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? क्या वो सिगमंड फ्रॉइड थे, विलियम जेम्स, कार्ल जॉन्ग, या यॉन पोलाव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैक्सिमम लोग इसका आंसर विलियम जेम्स या कार्ल जॉन्ग टिक आउट करते हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या वो जीन पियाजे थे, लियोन फेस्टिंगर, वी.एफ. स्किनर, या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, खुफिया परीक्षण के लिए किसने पहला परीक्षण विकसित किया? अल्फ्रेड बिनेट ने, सिगमंड फ्रायड, जॉन वाटसन, या ऑप्शन डी है कार्ल जॉन्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनेट। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत ने ये कहा कि व्यवहार का एक उद्देश्य है और ये लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रेरित होता है? क्लासिकल, गोल ओरिएंटेड सिद्धांत, स्व निर्धारण सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ से फिर से आपका टॉपिक चेंज होगा। अब हम जो हमारा टॉपिक है वो आपका है मेमोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेमोरी के 3 मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? ऑलरेडी सवाल मैंने कई बार आपको करा भी चुके हैं। मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखकर टिक आउट कर सकते हो इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी को कितने समय तक जानकारी को रखा जा सकता है? ये भी सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। तो उसे हम 20 से 40 सेकंड अपने माइंड में उसे स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी को आमतौर पर किसके आधार पर डिवाइड किया जाता है? उनके अवधि पर, उनकी कैपेसिटी पे, उनके जानकारी के प्रकार पर, या उनके स्मरण शक्ति पे? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्मृति का पुनः प्राप्ति प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम एनकोडिंग कहते हैं, स्टोरेज, रिट्रीवल, या डिकोडिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिट्रीवल। मेमोरी के किस प्रकार में व्यक्तिगत अनुभव और घटनाएं शामिल होती हैं? एपिसोडिक मेमोरी, सेमांटिक, प्रोसीजरल, या ऑप्शन डी है सेंसर मेमोरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एपिसोडिक मेमोरी।
कोई जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में कैसे बदला जा सकता है? आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट करना या फिर कोई ऐसी जानकारी जिसे आप दीर्घकालिक स्मृति में कैसे बदल सकते हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसको हम बदल कैसे सकते हैं? तो उसे हम बदल सकते हैं आपके रिपीटिशन से, ऑप्शन बी। फ्लैश बल्ब मेमोरी किस प्रकार की स्मृति होती है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई विशेष क्षण की स्पष्ट स्मृति। किस प्रकार की स्मृति में कौशल और प्रक्रियाओं की जानकारी होती है? पहला ऑप्शन है सेमांटिक एपिसोडिक प्रोसीजर या ऑप्शन डी है फ्लैश बल्ब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एनकोडिंग प्रक्रिया किसके द्वारा इफेक्टिव होती है? ध्यान और एकाग्रता, स्मरण शक्ति, भावना और मूड या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेमोरी को किस प्रकार संगठित किया जाता है? क्या समय अनुसार, श्रेणियों के अनुसार, महत्व के अनुसार या ऑप्शन डी है सभी प्रकारों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि हिप्पोकैम्प्स जो होते हैं वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित होते हैं? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑडिटरी या ऑप्शन डी है विजुअल मेमोरी। तो याद रखिएगा, हिप्पोकैम्प्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं। आप 8 साल में, 12 साल की एज में आपने क्या-क्या किया था, आपको बहुत सारी बातें आपको याद होंगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी में गलतियां किस कारण होती हैं? एनकोडिंग में दोष, स्टोरेज में दोष, रिट्रीवल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्मृति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता किस पर डिपेंड होता है? सुरागों की उपलब्धता पे, स्मृति की प्रकृति पे, व्यक्ति की मानसिक स्थिति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इकनॉ इकोनिक मेमोरी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक मेमोरी के बारे में, जो कि आपके दृष्टि से संबंधित स्मृति मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑडिटरी मेमोरी का अन्य नाम क्या है? आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, ऑडिटरी, जो कि इकोक मेमोरी के नाम के जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, चंकिंग का उपयोग किस स्मृति में किया जाता है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा चंकिंग। चंकिंग क्या होता है? जिसे खंड खंड में उसे हम जब तोड़ते हैं उसको कहते हैं चंकिंग। तो पहला ऑप्शन था लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेमांटिक्स मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। तो चंकिंग मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि चंक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो शॉर्ट टर्म आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति में फैक्ट्स और सामान्य ज्ञान की जानकारी स्टोर होती है? जैसे कि आपने बहुत सारे फैक्ट्स, न्यूज़ देखते हो, फैक्ट्स वीडियो देखते हो, जनरल नॉलेज, जीके जीएस जो आप अपने माइंड में स्टोर करते हो, कहाँ पर स्टोर करते हो, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, ये सब कुछ आपका स्टोर होता है सेमांटिक मेमोरी में, ऑप्शन बी। भूलने के कारण क्या हो सकता है? तो भूलने के कारण बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मेमोरी को बेहतर बनाने का एक तरीका क्या हो सकता है? लगातार दोहराना, गहरी समझ, नींद और आराम या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, अगर आपको सब कुछ आपको याद रहे, आपको हर चीज़ रिकॉल कर पाओ, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन। अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ा है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ नए चीज़ आप पढ़ते जा रहे हो और पिछले सब कुछ आप रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। इसलिए आपने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है उसे आप रिकॉल कीजिए, उसको लगातार रिवीजन करते चलो, क्योंकि जितना आपने पढ़ा आपके माइंड में स्टोर रहेगा। साथ में आप जो भी रिवीजन करो, थोड़ा बहुत गहरी समझ से आप उसमें ध्यान लगाकर रिवीजन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नींद और आराम। ऐसा नहीं कि आपका पेपर है तो आप इतने दिनों से आपने पढ़ाई कुछ भी नहीं की और 24 घंटे में अभी आप 18-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप प्रॉपर नींद ले सकते हो और आराम आप करते-करते अपनी पढ़ाई करो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोसीजरल मेमोरी किससे संबंधित है?
तो याद रखिएगा क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौशल और प्रक्रियाएं। यहाँ से फिर आपका टॉपिक चेंज होगा। आपको बताना है कि सोचने की प्रक्रिया के लिए कौन सा क्षेत्र मस्तिष्क में प्रमुख होता है। इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। याद रखना जो आपका सर का जो फ्रंटल लोब होता है, सर की खोपड़ी जो होती है उसका आपका जो पहले आगे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब, जो कि आपके थिंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समस्या समाधान के दौरान सबसे इफेक्टिव रणनीति कौन सी है? ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक या ऑप्शन डी या अंतज्ञान। अभी इस सवाल हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था इसी प्रैक्टिस सेट में, जहाँ पे ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। अगर बीपीएससी में ऑप्शन डी आ रहा है ऑप्शन ई का, जिसमें एक से अधिक आप आंसर आप टिक आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं सिवाय अंतर्ज्ञान के। ये तीन ऑप्शन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प लिया जाता है, लेकिन आपके पास चार ऑप्शन है। ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा, जो कि सबसे इफेक्टिव आपको माना जाता है एल्गोरिदम। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकृति का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है फ्रेमिंग प्रभाव का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है जानकारी प्रस्तुत करने के तरीका, समय समय की व्याख्या, सूचना को याद करने के तरीका, या ऑप्शन डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रोटोटाइप किसका एक उदाहरण है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप से ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। याद रखिएगा जो प्रोटोटाइप होता है वो श्रेणीकरण का एक उदाहरण माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समस्या को हल करने के लिए ट्रायल एंड एरर किस प्रकार की रणनीति मानी जाती है? संरचित, अर्ध संरचित, असंरचित या मनमानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संकल्पना निर्माण किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व या सोच। तो याद रखिएगा सोच का हिस्सा माना जाता है आपका संकल्पना निर्माण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, फिक्शन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा फिक्शन का अर्थ होता है सीमित दृष्टिकोण से सोचना, ऑप्शन सी। मानसिक सेट का अर्थ क्या माना जाता है? तो मानसिक सेट का मतलब होता है समस्या को हल करने को परिचित तरीका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोच की प्रक्रिया में डिसीजन लेना का क्या कहलाता है? जब आप सोच रहे हो किसी चीज़ का डिसीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक। जब आप कुछ नई चीज़ खोज या नई चीज़ डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सारे अपडेट्स आपके टीचिंग रिलेटेड जो भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी नया अपडेट आता है और जो भी नई क्लास आती हैं आपको सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है समानता ह्यूरिस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा जो आपका समानता ह्यूरिस्टिक है विकल्पों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किसी घटना की संभावना का आकलन। संकल्पना निर्माण का प्राइमरी उद्देश्य किसे आप मानते हो? याद रखना, समझना और व्यवस्थित करना, अनुमान लगाना, या ऑप्शन डी या प्रतिक्रिया देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आवृत्ति पूर्वग्रह किसका उदाहरण क्या है? आपको बताना है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी पूर्वग्रह है उसके उदाहरण किसे आप मानते हो। तो याद रखिएगा जब लोग अधिक आम घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं उसे हम फ्रिक्वेंसी पूर्वग्रह का उदाहरण मानते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, सोच का संज्ञानात्मक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एरन बे का नाम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। सोच का संज्ञानात्मक मॉडल एरन बेक ने दिया था, ऑप्शन डी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैत प्रक्रिया सिद्धांत का अर्थ किसे आप क्या मानते हो? तो दैत प्रक्रिया का मतलब होता है स्वचालित और नियंत्रित सोच प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी या 5।
तो जस्ट हमने कुछ टाइम पहले चारों समस्या समाधान का नाम पढ़ा था, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, ये सब आपके ट्रायल एंड एरर समस्या समाधान के चरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, आवृत्ति ह्यूरिस्टिक किसके आधार पर डिसीजन लेता है? पहला ऑप्शन है उपलब्ध जानकारी, पिछला अनुभव, सांख्यिकी डाटा या प्रारंभिक इम्प्रेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, विकल्प मूल्यांकन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये आपका विकल्प ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन वाले मूल्यांकन। तो इस प्रक्रिया किसका हिस्सा माना जाता है, आपको ये बताना है। क्या एल्गोरिदम है, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग या ऑप्शन डी है स्मृति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 100 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, कार्यशील स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, तत्कालिक जानकारी का प्रसंस्करण, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका टॉप 100 एमसीक्यू खत्म होता है, जो आपके 20 जून के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना, जिससे आप 100 क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आप याद कर पाओ, सारे क्वेश्चन आप आंसर आपको याद रहे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और जिन्हें पेड नोट्स चाहिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अभी से आप तैयारी कर सकते हो। बिहार स्टेट और बीपीएससी 3 और बीपीएससी 4.0 के लिए काफ़ी आपके पास कम टाइम बचेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई करना, तो अभी से आपको अपना तैयारी को स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम तक आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाओ। ये सब कुछ मिलेगा आपको 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।